YouTube channel, and today we are going to learn about the first chapter of a political science, that is power sharing. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर शेयरिंग का मीनिंग होता क्या है. नाउ लिसन, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं. आप अपने भाई बहनों के साथ बैठे हो और आपके सामने 10 चॉकलेट्स रखी है. अब आपके पास दो ऑप्शन है. एक, कि आप ये चॉकलेट अकेले खा लो. दूसरा, आप ये चॉकलेट सबके साथ शेयर करके खाओ. विच ऑप्शन इज बेटर, शेयर करना या अकेले खाना? मान लो अगर आप अकेले खा भी लेते हो, अगर आपने अकेले खा लिया तो बाकी लोग क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे कि भाई तुमने अकेले क्यों खाया, राइट. और अगर आप सबको थोड़ा थोड़ा देके खाते हो तो सब लोग खुश हो जाएंगे कि हमें भी चॉकलेट मिली. सो जैसे आप फूड की शेयरिंग करते हो, कोई भी खुशियों की शेयरिंग करते हैं, वैसे ही पावर शेयरिंग होता है. पावर शेयरिंग यानी पावर को शेयर करना. जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर उनमें से एक ही पर्सन के पास डिसीजन पावर है, एक ही की मनमानी चलती है, सब कुछ वही उसका ही हुआ, जो बोलता है वही सुना जाता है, तो वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो खुश नहीं होंगे, राइट. लेकिन अगर सबके थॉट्स को लेके चले, सबकी बात सुनी जाए, सबको थोड़ी पावर दी जाए, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. सो दिस इज पावर शेयरिंग. भाई सबके पास पावर है या. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई कंट्री में पावर शेयर की जाती है तो उसके एडवांटेजेस क्या है, और अगर कोई कंट्री में पावर शेयर नहीं की जाती है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. क्या अच्छा है, पावर शेयर करना या पावर शेयर ना करना. गॉट इट. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं एंड हम दो कंट्री का एग्जांपल लेने वाले हैं. वन इज बेल्जियम एंड अदर इज श्रीलंका. इन दोनों केसेस में किस तरह से पावर शेयर किया गया है ये हम देखने वाले हैं. एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं. We noted last year that in democracy all power does not rest with any one organ of the state. क्या दिखाया हमने कि सारा पावर सिर्फ एक पर्सन या एक ऑर्गन के पास में नहीं होता है. एंड इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों का साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है. तीनों के बीच में इंटरैक्शन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. गॉट इट. किसी भी एक जन के पास में पावर नहीं होना चाहिए. लेजिस्लेचर मीन्स वो ग्रुप या वो मेंबर्स जिनके पास लॉ बनाने का पावर होता है. दे कैन मेक लॉ और दे कैन चेंज अ लॉ. एग्जीक्यूटिव यानी जो एक्शन लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन का पावर उनके पास होता है. कोई भी प्लान को वो एक्शन में ला सकते हैं. एंड द लास्ट इज जुडिशरी मीन्स जो जस्टिस करते हैं. क्लियर. तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. In this and the next chapter, we carry this idea of power sharing forward. So we will start with two stories, Belgium and Sri Lanka. ये दोनों जगह की जो स्टोरी है ये पावर शेयरिंग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. तो हम ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है. व्हाट इज द नीड फॉर पावर शेयरिंग. बहुत जरूरी है क्या? नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा. सो लेट्स बिगिन. बेल्जियम एंड श्रीलंका. अब बेल्जियम के बारे में अगर हम देखें तो ये बेल्जियम जो है छोटा सा कंट्री है यूरोप में. याद रखना, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा. हमारे कंट्री में हरियाणा स्टेट जो है उससे भी छोटा है ये बेल्जियम कंट्री एरिया वाइज. नाउ इमेजिन हरियाणा इज अ वेरी स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया एंड सिर्फ उतना छोटा सा जो पार्ट है वही है बेल्जियम. इट हैज बॉर्डर्स विद. अब बेल्जियम की अगर हम बात करें तो इसके कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं वो हैं नेदरलैंड्स के साथ, फ्रांस एंड जर्मनी. ये तीन आते हैं इसके बॉर्डर्स में.
It is a population of little over 1 crore, about half the population of हरियाणा. हरियाणा से भी छोटा है एरिया में और पॉपुलेशन में हरियाणा के भी हाफ का पॉपुलेशन है. यानी हमारी कंट्री में जो हरियाणा स्टेट का पॉपुलेशन है उससे भी आधे ही लोग बेल्जियम में रहते हैं. एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स. ये हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की, क्योंकि वहां का कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सो हम वही देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों है. 59% डच स्पीकिंग लोग हैं, यानी कि फ्लेमिश. अभी हमने इसके बाउंड्रीज देखे. जो बाउंड्री के कंट्रीज थे उस कंट्री के लैंग्वेज और वो लोग बेल्जियम में रहते थे. सो 59% वर फ्लेमिश हु यूज्ड टू स्पीक डच. नेक्स्ट इज 40% फ्रेंच स्पीकिंग वेलोनिया. तो ये हुई कंट्री की बात. 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग. मेजॉरिटी में कौन है? डच स्पीकिंग यानी कि 59% फ्लेमिश पीपल. माइनॉरिटी में कौन है कंट्री में? फ्रेंच स्पीकिंग यानी वेलोनिया. क्लियर? ये हुई कंट्री की बात. अब हम बात करते हैं कैपिटल की. अब हम बात करते हैं कैपिटल की, जो है ब्रुसेल. ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. अब आप ब्रुसेल के कॉम्पोजिशन को देखोगे ना तो ये इसका अपोजिट है. अपोजिट इन द सेंस, आप देखो इधर फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं 80% एंड डच स्पीकिंग लोग हैं 20%. कैपिटल जो है कंट्री का कैपिटल स्टेट इधर उल्टा है. जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है. जो कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल में मेजॉरिटी में है. 80-20 का रेशियो है इनका. गॉट इट? एंड 1% जर्मन स्पीकिंग लोग हैं. तो ये हुआ हमारे बेल्जियम का कंपोजिशन. क्लियर? अब बेल्जियम के बारे में और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है इनका कितना पावर है. माइनॉरिटी में यानी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पब्लिक थी बेल्जियम में वो रिलेटिवली रिच थे, अमीर लोग थे और पावरफुल भी थे. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. अब क्योंकि माइनॉरिटी यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो पावरफुल थे और अमीर भी थे, तो डच लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था. ये इसको अपोज करते थे क्योंकि इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सबका बेनिफिट काफी बाद में मिला. इस वजह से क्या हुआ, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग ये जो दो कम्युनिटी है इनके बीच में काफी टेंशन बढ़ गया ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s. इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता था. और ये जो प्रॉब्लम था बिटवीन फ्रेंच कम्युनिटी एंड डच कम्युनिटी, ये प्रॉब्लम ब्रुसेल्स में यानी कैपिटल ऑफ द कंट्री में बहुत ज्यादा था. ये प्रॉब्लम वहां पे ज्यादा फेस हो रहा था लोग. सो ब्रुसेल जो है एक स्पेशल प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा था. डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल. कंट्री में ज्यादा लेकिन कैपिटल में कम. ये था हमारे बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन. क्लियर? अब हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन श्रीलंका का भी देख लेते हैं. श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. हमारे तमिलनाडु के कोस्ट से कुछ थोड़े ही किलोमीटर्स में आ जाता है अपना श्रीलंका. राइट? सो ये आप देख रहे हैं मैप में भी आपको दिखेगा श्रीलंका हाईलाइट किया हुआ है. अगेन श्रीलंका में कितनी पॉपुलेशन है? जितनी हमारे हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट उतनी ही पॉपुलेशन श्रीलंका की है, यानी 2 करोड़ लोग. लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन. बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जिसमें हमारे इंडिया में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वैसे श्रीलंका में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. अब हुआ क्या श्रीलंका में? पहले हम ग्रुप्स देख लेते हैं कि वहां पर कौन से ग्रुप्स हैं. मेजर सोशल ग्रुप्स तमिल स्पीकर्स एंड सिंहाला स्पीकर्स. 2 लैंग्वेज है, वन इज तमिल एंड अनदर इज सिंहाला. क्लियर? सिंहाला स्पीकर्स हैं 74%, तमिल स्पीकर्स हैं 18%. अंडरस्टूड? मेजॉरिटी में कौन हुआ? सिंहाला. अगेन अब तमिल के अंदर वापस से क्लासिफिकेशन है.
अब ये क्लासिफिकेशन क्या है, तमिल के अंदर भी दो हैं, एक है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल यानी जो हमारे इंडिया से श्रीलंका में गए हैं, राइट। तो श्रीलंकन तमिल कितने हैं, 13%, 13%, एंड इंडियन तमिल है सिर्फ 5%। अगेन इंडियन तमिल किसमें हो गए, माइनॉरिटी में आ गए, राइट। फिर आते हैं क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस हैं 7%। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। श्रीलंकन तमिल्स कौन से रीजन में हैं, श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में पूरे कंसंट्रेटेड हैं। ये हमने बात की लैंग्वेज बेस्ड क्लासिफिकेशन, राइट। अब इसके बाद रिलीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन भी आता है, यानी कि जो सिंहाला स्पीकिंग कम्युनिटी है श्रीलंका में वो ज्यादातर बुद्धिस्ट होते थे, और जो तमिल्स होते थे, जो तमिल स्पीकिंग पब्लिक थी वो ज्यादातर होते थे हिंदू या फिर मुस्लिम्स। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कंट्री में, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी। बेल्जियम में क्या हो सकता था कि जो डच कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी में है, वो अपने पॉपुलेशन का या अपने मेजॉरिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर, और इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपकी मम्मी भी आके चिल्लाकर आपको एक काम बोले ना, तो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आपकी मम्मी ने प्यार से आपको बोला, रिस्पेक्टफुली बोला, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हर जगह में ऐसा होता है कि आप रिस्पेक्ट चाहते हो, इंपॉर्टेंस चाहते हो, राइट। सो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता अगर डच स्पीकिंग लोगों ने फ्रेंच एंड जर्मन के ऊपर अपनी मेजॉरिटी का पावर दिखाया होता तो। This would lead to a very messy partition of the country, both sides would claim control over Brussels. अब इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच कंक्लूजन क्या आएगा, दोनों ही कम्युनिटी जो है अपना अलग अलग कंट्री मांग लेते, पार्टीशन हो जाएगा। दोनों क्या बोलेंगे कि भाई हमको हमारा अलग कंट्री दो, डच का अलग कंट्री होना चाहिए, फ्रेंच का अलग कंट्री होना चाहिए, जर्मन का अलग कंट्री होना चाहिए, सब अपना अपना कंट्री मांगेंगे। और अगर कंट्री का पार्टीशन हो जाता है तो ब्रुसेल्स के लिए लड़ाई होगी, ब्रुसेल्स का क्या होगी, लड़ाई होगी। सब बोलेंगे कि ब्रुसेल्स हमारा है, हमें ब्रुसेल्स दो, हमें ब्रुसेल्स दो, राइट। कैपिटल स्टेट के लिए सब लोग लड़ाई करेंगे और ये लड़ाई बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, वर्स्ट सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी। बात करते हैं अगर श्रीलंका की, तो in Sri Lanka the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will of the entire country. मेजॉरिटी कौन है श्रीलंका में, सिंहाला कम्युनिटी। तो सिंहाला कम्युनिटी जो है यहाँ पे मेजॉरिटी को एंजॉय कर रही है, उनकी कम्युनिटी जो है मेजॉरिटी में, तो वो उनका पावर बहुत ज्यादा है, तो पूरी कंट्री में उनका ही पावर चल रहा है हर जगह। तो अब हम देखने वाले हैं कि इन कंट्रीज में इसका सोल्यूशन क्या निकला, कैसे इन्होंने इस एथनिक कंपोजिशन के साथ में डील किया, क्या वो पावर शेयर करते हैं या पावर शेयर नहीं करते हैं, क्या वो पावर शेयर किए बिना कंट्री का पार्टीशन कर देते हैं या फिर पावर शेयर करके यूनाइटेड होके रहते हैं। लेट्स सी।